अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज से हम उर्दू के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अभी जो आपका एग्जाम है फेब में सीटेट का, अभी महा टीटी का रिजल्ट आ गया है आपका, और महा टीटी जो नेक्स्ट होगा वो अप्रैल मई के लिए होगा। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं एक और चीज़ कि इसकी क्लास कब से स्टार्ट होंगी। तो महा टीटी की उर्दू मीडियम की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। फेब मंथ से ही हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। जो अप्रैल और मई में आपका एग्जाम होगा फिर से महा टीटी का, जिसमें डेली लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसके साथ एक और चीज कि अभी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ सॉल्व कर लेंगे। सीटेट उर्दू के लिए पेडागोजी का है ये, और उसके साथ एक मैराथन भी रख लेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, असातिज़ा, तलबा और मवाद पर जांच और अंदाज़े कदर के असरात को कहा जाता है। किस पे? असातिज़ा और तलबा, और वो जो मवाद है उस पर जो जांच और अंदाज़े कदर किया गया है उसको क्या कहा जाता है, उसके जो असरात होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो ये एक नया क्वेश्चन था आपके लिए। ज़ख़ीरे के असरात है, ये क्लासरूम के असरात है, जहाँ इन्वॉल्व है टीचर भी, जो बच्चा है वो, जो मवाद दिया गया है और उस पर जो जांच की जा रही है। तो वॉश बैक के असरात है ये, जी हाँ, और तक़वियत, री-इन्फोर्समेंट ये नहीं है। तो वॉश बेस क्या था? तो वॉश बेस के असरात क्या थे कि टीचर इस तरह से पढ़ाएगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, तो वो इस तरह से पढ़ाएगा कि कंटेंट बच्चे को जो डिलीवर करना है, जो समझ में आना है वो आ जाना है। प्लस जब जांच की जाएंगी तो टीचर वो सारी चीजें बच्चे को बताएंगे जो उसकी जांच में आने वाली है। तो ये थे वॉश बेस के असरात, यानी कि टेस्ट पर जिसका असर पड़ता है। असातिज़ा इस तरह से पढ़ाता है जो उसके समझो एग्जाम में या उसके टेस्ट से रिलेट करने वाला कंटेंट है जो वो आने वाला है। तो ये एक न्यू क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट है, स्कूल को आमोजिशी कसीर लिसानियत पर अमल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए स्कूल को, यानी कि स्कूल शुड फॉलो एडिटिव बायलिंगुअलिज्म बिकॉज एडिटिव बायलिंगुअलिज्म इंग्लिश वाले सेक्शन में भी जरूर जाके पढ़ना आप, अगर इनकेस आपको ना समझे तो। क्यों करना चाहिए स्कूल ने? बच्चे की जबान और सकाफत को अहमियत देता है, इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो बच्चे की ज़बान और उसकी सकाफत को अहमियत देता है, या दूसरी ज़बान के तौर पर अंग्रेज़ी की तदरीस को अहमियत देता है। जब भी किसी पर्टिकुलर ज़बान का नाम आपके ऑप्शन में आएगा तो वो ऑप्शन आपका गलत रहेगा। तो अंग्रेज़ी ये ज़बान का नाम है तो इसको गलत कर दीजिए। बच्चे के ज़बान की ना के सकाफत को फ़रोग़ देता है, नहीं, बच्चा जिस ज़बान को जानता है ज़बान से उसकी सकाफत को भी फ़रोग़ मिलता है, तो वो गलत हो गया। पहली ज़बान के फ़रोग़ में माविन होता है, तो पहली ज़बान के फ़रोग़ में माविन होता है। तो ये ना आप इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर ज़रूर देखना। मैं आपको पेपर बोल देती हूँ, जुलाई 2024 का था ये, और मैं उसका 4th वाला ऑप्शन यहाँ ख़ास तौर पे आपके लिए बताना चाहती, क्योंकि कभी कभी इस तरह से हो जाता है। देखिए 104 वाला जो क्वेश्चन था, 4 वाला जो उसका ऑप्शन, 107 वाला क्वेश्चन है वो, और 4 वाला ऑप्शन था उसका, हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि जो रुकावट पैदा करती है पहली लैंग्वेज के लिए। और देखिए यहाँ क्या लिखा गया है कि पहली जबान के फरोख्त में माविन यानी कि क्या, मददगार, हेल्पफुल होती है। और इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर देखिए आप, इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको हिंड्रेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि रुकावट पैदा करती है। तो फिर ये वाला जो ऑप्शन था आपका कि पहली ज़बान के फ़रोग़ में कसीर लिसानियत में आप दूसरी कोई भी ज़बान लो, तो पहली ज़बान का फ़रोग़ तो पहली ज़बान दूसरी, दूसरी पहली में क्या करती है, मददगार साबित होती ही है। तो ये वाला ऑप्शन फिर यहाँ से कैंसिल हो गया। आपने इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर इसको देख लेना, पेपर जुलाई 2024 का है ये। तो आंसर क्या रहेगा कि जो बच्चे की जबान और सकाफत को अहमियत देता है। नेक्स्ट है कि तरन्नुम, लब व लहजा, जेर व ज़ेर और आहंग जैसे लिसानी अमल को डैश कहा जाता है। तो जहाँ पर भी तरन्नुम और लब व लहजे की बात आ जाती है तो वो क्या होता है, वो होता है उरूज।
शायरी यानी कि पोएट्री ये है नहीं। उरूज यानी कि क्या है? प्रोसोडी। ये है। सूतियात यानी के फोनिक्स साउंड, तो फिर ये है नहीं। और अमली यानी कि प्रैग्मेटिक, तो फिर ये है नहीं। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका? उरूज। द पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड यूज्ड इन पोएट्री। क्या होता है? द पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड यूज्ड इन पोएट्री। अब रिदम क्या है? तो रिदम एंड राइमिंग्स, जैसे कि उर्दू में अगर लिखा जाता है कहाँ जहां, है ना, सेम आवाज अगर ये आती है तो इसे कहा जाता है उरूज यानी कि प्रोसोडी। दर्ज झैल में से कौन हिंदुस्तान में जबान के हवाले से दुरुस्त नहीं है? दस्तूर हिंद के मुताबिक अंग्रेजी माविन कारोबारी जबान है। अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानने के लिए बोला गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी को क्या बोला गया है? माविन कारोबारी जो जबान है वो बोला गया है आर्टिकल 343 के हिसाब से। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? राइट है। दूसरा है कि दस्तूर हिंद के 8वें शेड्यूल में कुल 22 जबानें शामिल की गई है, तो ये भी सही है, कुल 22 जबानें हैं। उसके बाद है कि संस्कृत जदीद हिंदुस्तानी जबान है, तो नहीं, संस्कृत ये क्लासिकी जबान है, क्लासिकी जबान में शामिल है। तो जो बोला गया था इनकरेक्ट, जो दुरुस्त नहीं है, वो थर्ड है। और हिंदी हिंदुस्तानी बरसगीर का लिंग्वा फ्रैंका है। लिंग्वा फ्रैंका यानी कि क्या? कि ऐसी जबान जिसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक जगह जहां आप जाते हैं वहां पर आप और वो लोग आपस में एक दूसरे की जबान नहीं जानते हैं, तो एक कॉमन लैंग्वेज को यूज करते हैं। समझिए कि ये एक एरिया है, इस एरिया में अब यहाँ जो लोग रहते हैं वो किसी एक लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, और यहाँ ये जो है ये यहाँ पर जाते हैं, पर इनको इनकी वो लैंग्वेज नहीं आती है। जो ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो ये लैंग्वेज इनको नहीं आती है और इनको इनकी लैंग्वेज नहीं आती है। तो फिर क्या है कि एक जो कॉमन जबान है, समझो कि ये कहीं रहते हैं, इनकी लैंग्वेज इनको नहीं आती, ये कहीं रहते हैं, इनको इनकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन ये दोनों ही जगह के लोग ना हिंदी जानते हैं बोलना, तो ये क्या करेंगे? हिंदी को कॉमन लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो ये होता है लिंग्वा फ्रैंका। तो आंसर क्या है? ये भी क्या है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो निगेटिव बोला गया था, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि आमोजिश के किस मकतबे फिक्र का मानना है कि जबान चाहे लफ्जी हो या गैर लफ्जी, ये आदत के तश्कीली अमल से अंजाम पाती है। यानी कि जो जबान है चाहे वो लफ्जी हो यानी कि ओरल हो, है ना, और गैर लफ्जी हो यानी कि इशाराती हो। गैर लफ्जी यानी कि क्या? साइन लैंग्वेज, और लफ्जी यानी कि क्या? जबानी, है ना, ओरल हो। कैसे? आदत से क्या होती है? ये बनती है, आदत से ये तश्कील पाती है। तो ये किसका मानना है? तो ये सबसे पहले अमलियत पसंद है क्या? अमलियत पसंद है क्या? तो अमलियत पसंदी में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है सोच पर और जहन पे, कि किसी भी चीज के सोचने का किसी भी चीज के सीखने का ताल्लुक जहन और सोच से होता है, तो वो होगा अमलियत पसंदी। यानी कि जबान को फितरी जहनी सलाहियत मान ले अगर हम यहाँ पे, कि जबान का सीखना क्या है? फितरी जहनी सलाहियत है। यहाँ पे सोच को अहमियत दे रहे, तो यहाँ सोच को अहमियत दे रहे क्या? नहीं, यहाँ क्या बोल रहे? आदत के जरिए तश्कील हो रही, तो ये हट गया। फिर किरदारियत पसंदी क्या होता है? जहाँ जबान को आदत डाल के मश्क के जरिए आदत डालकर जहां जबान को सिखाया जाता है, या जहां हम जबान सीखते हैं आदत और मश्क, रद्द अमल और मुहर्रिक से, तो वो किरदारियत पसंदी है। तो हाँ, यहाँ देखिए आदत के तश्कीली अमल से जबान आती है, लफ्जी भी और गैर लफ्जी भी, ये बिल्कुल सही है। वकूफियत पसंद यानी कि क्या? कि जबान को फितरी नशोनुमा से जोड़ा गया है, कि हमारी नशोनुमा के हिसाब से, और वकूफ यानी कि क्या? जहनी नशोनुमा के हिसाब से। तो वक्त के साथ साथ
जैसे नशोनुमा होंगी ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको कि नशोनुमा और वक्त के साथ क्या होंगी यहाँ पे, हम जबान सीखेंगे, ये हट गया। और तामुल से बना है ये तामुलियत पसंद, यानी कि इंटरेक्शन, यानी कि बाहमी तामुल से जबान का सीखना, तो ये नहीं है। आंसर क्या है, किरदारियत पसंद। कहानी के जमा व मकान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जहाँ पे किसी कहानी के जमाने और जमा व मकान का जिक्र होता है तो वो क्या कहलाता है। तो एक है मरकजी ख्याल, मरकजी ख्याल यानी कि क्या होती है, यहाँ पे थीम की बात होती है, थीम के क्या मकसद है उस कहानी का, मकसद को, उसके थीम को, तो यहाँ थीम की बात नहीं हुई है, उसके ज़माने और मकान की बात हुई है। तो बिंद यानी कि क्या है, सेटिंग, तो इसमें इस्तेमाल होता है उसका ज़मा व मकान। प्लॉट होता है, प्लॉट क्या होता है कि किसी भी कहानी को में वाक़यात की तरतीब, किसी भी कहानी में उसके वाक़यात की तरतीब प्लॉट कहलाती है, तो उसका नहीं पूछा है। और जो मेराज है तो वो भी नहीं है, क्लाइमेक्स यानी कि जो मोड आता है कहानी में, है ना, तो वो भी नहीं पूछा गया है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है कि जबान की क्लास में उस्ताद तलबा के एक ग्रुप से खरीदार, जायदाद बेचने वाला, जमीन के मालिक और किराएदार का रोल अदा करने और दूसरे तलबा को उनकी बातचीत सुनने और लुफ्त अंदोज होना चाहिए, वो लुफ्त अंदाज लिखा हुआ है, लुफ्त अंदोज होने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहा जाएगा, अब यहाँ पर क्या कहा जाता है इस सरगर्मी को, तो जाहिर बात है कि यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, रोल अदा कर रहा है, यानी कि एक किरदार अदा कर रहा है, तो वो रोल प्ले है। तो रोल प्ले है, ये ड्रामा नहीं है, एक्टिंग की क्लास नहीं है, रहनुमाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जबान का उस्ताद हर रोज क्लास में अखबार, मेन्यू कार्ड और ट्रेन टिकट जैसी चीजें लेकर आता है ताकि 5वीं जमात के तलबा को पढ़ा सके। आमोजिश के लिए वो क्या कर रहा है, वो इस तरह की जो चीजें ला रहा है ना क्लासरूम के अंदर, तो वो उस्ताद यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला है कि अपनी तदरीस को ज्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने के लिए वो मुस्तनद मवाद यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, वो अपने तलबा को कई जबानें सिखाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो ला क्या रहा है यहाँ पे, देखिए ट्रेन का टिकट, मेन्यू कार्ड, अखबार, यानी कि क्या, कॉन्क्रीट मटेरियल यहाँ पे ला रहा है। वो असल जिंदगी के हालात में अपने तलबा को अंग्रेजी सिखाना चाहता है, फिर जबान का नाम लिखे है यहाँ पे, तो वो कैंसिल हो गया। वो तलबा में आगाही पैदा करता है, नहीं, वो अपनी तदरीस को ज्यादा हकीकी और सूदमंद बनाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झैल में से कौन सबक सुनने की मंसूबा साजी का अहम आमिल नहीं होगा, लिसनिंग लेसन, है ना, कि आप चाहते हैं कि बच्चा आप वो सबक को सुने, या आप प्लानिंग करना चाहते हैं, प्लानिंग लिसनिंग लेसन की, तो इनमें से कौन सी चीज फायदेमंद नहीं रहेंगी। पहला कि रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोक देना, तो आप यहाँ पर सुनने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए एक क्या है कि कोई भी रिकॉर्डिंग है उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना। तरसील की रफ्तार उसमें कितनी है, बोलने वालों की जिन्स, अब देखिए बोलने वालों की जिन्स का कोई लेना देना नहीं रहेगा ना, और बोलने वालों की तादाद, हाँ कि कितने बोल रहे हैं, फिर उसकी रफ्तार कितनी है, या फिर थोड़े टाइम के लिए आप रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, तो ये चीजें क्या करेंगी, मायने रखेंगी, लेकिन बोलने वालों की जिन्स यहाँ पे मायने नहीं रखेंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान में कसीर लिसानियत का मकसद असातिज़ा को समझाना है कि, क्या समझाना है, कि तरसील होती है और समाजी रवाबित बरकरार रखे जाते हैं। तरसील यानी कि क्या, तरसील यानी कि कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत, गुफ्तगू, तो और कैसे, समाजी रवाबित यानी कि समाजी तामुल, इंटरेक्शन, ये सही है।
अक़लियती ज़बान यानी कि क्या, माइनॉरिटी लैंग्वेज को गालिब ज़बान के साथ मिला देना चाहिए। ये कसीर लिसानियत का मकसद नहीं होता है। एक मतनू समाज में ज़बान की पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, यानी कि फ्रेम करनी चाहिए, ये भी मकसद नहीं है। ज़बान शनाख्त और तहज़ीब व सक़ाफ़त अलहदा अलहदा चीज़ें हैं, नहीं, ज़बान सक़ाफ़त के साथ जुड़ जाती है। तो फिर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, ज़बान की किन महारतों को वसूली महारतें कहा जाता है? यानी कि आप पैसिवली सिर्फ क्या कर रहे, एक्वायर कर रहे। सुनना और बोलना, बोलना नहीं है, बोलना और लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनना और पढ़ना। सुनने में शामिल है, सुनने में, इसमें सुनने में क्या शामिल होता है? पहला है कि आवाज को सुनना और उन्हें डिकोड करना। आवाज को सुनना और डिकोड, साउंड यानी कि जैसा वो साउंड है उस हिसाब से उसको लेना। तो आवाजों को सुनना और उसको क्या करना है, डिकोड कर देना है, यानी कि डिकोड साउंड एज दे आर, जैसे के तैसे, वो जैसे है वैसे। तो डिकोड करना है यहाँ पर, डिकोड साउंड एज दे आर, कि जैसे साउंड है टोटल वैसे ही, जैसा आप सुन रहे वो आवाज को सुनना और उस साउंड को क्या करना है, डिकोड करना, कि सच में जैसा बोला गया है, जो साउंड या जो वर्ड बोला गया है वैसे ही आप उसको अच्छे से सुन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा। मवाद के बारे में क़यास करना यानी कि अंदाजा लगाना, ये सुनने में शामिल नहीं होगा, सुनने में ये शामिल है। और वहाँ लिखा भी गया है आवाज को सुनना। मौजू से मुतालिक साबिक़ा मालूमात को इस्तेमाल करना, ये सुनने में शामिल नहीं है। और आवाज को पहचानना और उससे मायने अख्ज़ करना, तो आप ये करेंगे तभी ये कर पाएंगे, है ना। अगर आप आवाज़ों को सुनेंगे और उसको डिकोड कर पाएंगे तभी तो आप उसके मायने समझेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी पॉजिटिव था लेकिन ये इसके अंदर मर्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉलम दिया गया था, देखिए आपको, कि मैच करना है ज़बान की तदरीस के तरीक़े और उससे मुतालिक सरगर्मियाँ और वजाहतें दी गई हैं, उनका मिलाप कीजिए। अब यहाँ पर बोला गया है तरसीली ज़बान की तदरीस यानी कि कम्युनिकेशन की बात की गई है। रास्त तरीक़ा, डायरेक्ट मेथड, क़वायद का इतलाक़ दिया गया है कि क़वायद का इस्तेमाल, और वेस्ट का नया तरीक़ा यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला नया था। अब आपको ये पता है तो आप इसको कर लेते थे। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है? पहला है कि समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाह के एतबार से मुनासिब ज़बान खामोश मुताला। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, ये इंग्लिश वाले आप सेक्शन में देख लीजिए, ये नहीं था, क्योंकि ये जो है खामोश मुताला, ये यहाँ खामोश मुताला है, तो यहाँ का शायद यहाँ आ गया होगा। अब मैं इंग्लिश का जो पेपर है वो देख रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश वाले सेक्शन का बताती हूँ। जैसे कि इसमें 2 क्वेश्चन थे आपको जो इंग्लिश के साइड देखने के लिए ज़रूरी थे। देखिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में है कि सोशली एक्सेप्टेबल एंड कंटेक्चुअली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ये आपको लिखा हुआ था, कहीं भी साइलेंट रीडिंग नहीं था। तो नीचे जो बे है वही शायद ऊपर पेस्ट हो गया था। तो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में जाकर देखना ज़रूरी था। तो इसको यहाँ से क्या कीजिए, इसको यहाँ से इतना मत पढ़िए आप। अब क्या है कि समाजी तौर पर काबिल कबूल और सियाह के एतबार से मुनासिब ज़बान को इस्तेमाल करना, ये खामोश मुताला एक, और तहरीरी अदबी मतन यानी कि जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो, और क़वायद की इस्तक़राई तदरीस। क़वायद की कौन सी तदरीस है? इंडक्टिव मेथड है, इस्तक़राई तदरीस है। अब हम कैसे मैच करेंगे इसको? देखिए, तरसीली ज़बान की तदरीस क्या होती है? तरसीली ज़बान की तदरीस यानी कि क्या, कि तलबा ज़बान को सुनकर समझ सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जो आप तरसील यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बच्चे सुन के पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो समाजी तौर पर काबिल कबूल है जो तरसील के लिए इस्तेमाल हो रही है, और सियाह के एतबार से जो मुनासिब ज़बान है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं और बच्चा समझ सकता है। तो तरसील से डायरेक्ट आपका ये मैच हो गया था, है ना। तरसील
कम्युनिकेटिव टीचिंग में खामोश मुताला नहीं है, इसका ताल्लुक तो लिखने से है और इसका ताल्लुक तो खवायद से है। तो वैसे ही ये तीन आपके मैच नहीं हो रहे थे, तो फर्स्ट का अलीफ आप देखिए, देखिए कैसे आप आंसर पे जा सकते थे। फर्स्ट का क्या है, अलीफ, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का अलीफ एक ही है, तो ये आपका राइट आंसर था। अब फिर आते हैं हम क्वेश्चन पे, उसके बाद हम देखते क्या है। दूसरा है कि रास्त तरीक़ा। अब रास्त तरीक़ा क्या है? अच्छा, ये तरीक़ा क्या है? क़वायद की इस्तक़राई तदरीस। तो क़वायद की इस्तक़राई तदरीस क्या होती है कि मिसालों से बच्चे को उसूल की तरफ लेकर जाते हैं। तहरीरी अदबी मतन यानी कि क्या, यहाँ पे लिखना यानी कि क्या, तहरीर का काम हो रहा है। और उसके बाद है खामोश मुताला, खामोशी से पढ़ना। तो देखिए रास्त तरीक़े में तो खामोश मुताला होता नहीं, क़वायद का जो इस्तेमाल है वो खामोश मुताला है नहीं, यानी कि साइलेंट रीडिंग है नहीं। तो बचा सिर्फ एक ही आपके पास, और वो क्या था, वो था वेस्ट का नज़रिया, है ना, नया नज़रिया। तो ये मैं बाद में अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहचानना कैसे वो बता रही हूँ। अब है क़वायद का इस्तेमाल। तो आप क़वायद का इस्तेमाल खामोश, अब रास्त तरीक़े के बदले आप क़वायद का इस्तेमाल देखिए। पहले देखिए, खामोश मुताले का ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है क़वायद के इस्तेमाल से। अब देखिए, या तो तहरीरी अदब में क़वायद का इस्तेमाल करेंगे आप, इतलाक़ यानी कि इस्तेमाल, या फिर क़वायद की इस्तक़राई तदरीस यानी कि क़वायद का मिसालों से उसूल की तरफ जाना। तो इसके लिए अब ज़ाहिर बात है, एक और है रास्त तरीक़ा। तो अब दोनों में, अब क़वायद के लिए तो ये भी है कि तहरीर में क़वायद का इस्तेमाल डायरेक्ट, और दूसरा कि क़वायद की इस्तक़राई तदरीस, दोनों का ताल्लुक यहाँ पे क़वायद से हो जाता है। तो अब देखिए आप कैसे चूज़ करेंगे, रास्त तरीक़े से लेंगे। तो अब आपके लिए अब बचा कि पहले हम रास्त तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड कोई भी यूज़ करना। तो अब इन दोनों में से कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, तहरीर के लिए तो डायरेक्ट जो मेथड है वो नहीं होगा, है ना। तो क़वायद के जो उसूल है ना, तो वो मिसालों के ज़रिए जब आप लेते हैं कि बच्चों को मिसालें दी जाती है, मिसाल से डायरेक्ट बच्चे कहाँ आते हैं, उनके उसूलों को समझते हैं और फिर डायरेक्ट ज़बान को इस्तेमाल करते हैं और क़वायद को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो जाएगा रास्त तरीक़े के साथ तहरीरी अदबी मतन में क़वायद के उसूलों का डायरेक्ट इस्तेमाल करना। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, नहीं, हम एक और ऐसे ले सकते हैं कि रास्त तरीक़े में इस्तक़राई तरीक़ा, मैंने इससे मैच कर दी थी, रास्त तरीक़े में मिसालों से रास्त यानी कि डायरेक्ट क्या करना, उसूलों की तरफ बच्चों को लेकर जाना। तो सेकंड का हो जाएगा दाल। तो देखिए सेकंड का यहाँ पर दाल हो गया। अब क़वायद का इतलाक़ यानी कि इस्तेमाल, तो कहाँ, तहरीरी अदब में या मतन में या टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, लिखने में क़वायद का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका जीम हो जाएगा। और उसके बाद रहा वेस्ट का नया तरीक़ा, किससे ताल्लुक़ रखता है, खामोश मुताले से ताल्लुक़ रखता है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किए थे वेस्ट ने, तो वो थे खामोश मुताला, साइलेंट रीडिंग पे, कि इससे बच्चे में रीडिंग की आदत भी होती है, प्लस एक फास्ट आँखों से पढ़ सकता है, खुद एतमादी भी बच्चे के अंदर पैदा होती है। तो उन्होंने साइलेंट रीडिंग को एक बेस माने थे, एक बेस मान के बताए थे कि ज़बान सीखने में मुताले की बहुत अहमियत है, जिसमें खामोश मुताला लिया गया है। तो देखिए, अगर आप इनमें से कोई एक भी चीज़ लेते, अब जैसे कि सेकंड है, तो सेकंड का यहाँ अलीफ अलीफ था, तो सेकंड से हो सकता आप कंफ्यूज हो सकते थे। एक ही था ऑप्शन पहला, कि पहले के अलीफ दाल जीम और बे थे। तो अगर आप पहले को सही लगा लेते तो आपका वैसे ही आंसर यहाँ पर आ जाता था। तो इतने क्वेश्चंस अभी अल्हम्दुलिल्लाह, इतने क्वेश्चन अभी हमने देखे आज के लिए, और जल्दी ही हम एक उर्दू का पूरा मैराथन लेंगे, जिसमें आपको पूरा जो कंसेप्ट है इंशाल्लाह वो कराने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।